उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून नैक A+ accredited यूनिवर्सिटी। वेलकम टू सुमन टीवी। मैं खुशबू जैन, कक्षा 8 से 10वीं तक अध्यापिका। तो अभी एग्ज़ाम का सीज़न है, 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। सबको टेंशन में। तो मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी, टेंशन नहीं लेना, एकदम चिल होके एग्ज़ाम देना। लेट्स सी, फॉलो माय टिप्स एंड ट्रिक्स। पूरा एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपको, कैसे पूरा सोचना है, कैसे लिखना है, पूरा ये बताना चाहूँगी। फर्स्ट एसएससी मैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से पूरा आपका प्रॉब्लम पूरा शॉर्ट आउट कर दूंगी। अच्छे से देखो। फर्स्ट आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन देखना है, उसमें ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 4। उसमें कितने सेंटेंस लिखना है? 10 to 12 सेंटेंस यू कैन राइट। इसमें इंटरनल आपको चॉइस रहेंगे, आपको जो आया आप चॉइस कर सकते हैं और उसको टिक कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं। फिर 4 क्वेश्चन रहेंगे ऐसे टाइप ऑफ 4 क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए, तो टोटल मार्क्स 28 और आपको ईच क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स रहेंगे, तो टोटल आपके 4 क्वेश्चन के लिए टाइम रहेगा 80 मिनट्स। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन रहेंगे 5 क्वेश्चन में कितने सेंटेंस? 4 to 5 सेंटेंस आप लिख सकते हैं। इसमें नो चॉइस 1 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स के लिए और 4 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के लिए। तो टोटल इधर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का और 4 12 मार्क्स का, तो टोटल होता है 17। इसमें आप जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हैं 5 मार्क्स के लिए, उसके लिए आप ले सकते हैं 15 मिनट्स और जो बाकी आप 4 क्वेश्चन लिख रहे हो 3 मार्क्स के लिए, उसमें आप टोटल 30 मिनट्स दे सकते हो, तो उसमें आपका टोटल टाइम हो जाता है 45 मिनट। नेक्स्ट जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वो रहेंगे आपको 10 में से 1 to 2 सेंटेंस में आपको ये खत्म कर देना है। इसमें कोई भी चॉइस नहीं रहेगा। आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स के लिए और 5 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के लिए। टोटल मार्क्स होंगे 15 में से आपको जो 5 क्वेश्चन है उसके लिए आपको मिलेगा 10 मिनट्स और जो 10 क्वेश्चन है उसके लिए आपको मिलेगा 15 मिनट्स। इसके अकॉर्डिंग टोटल टाइमिंग होता है 25 मिनट्स। टाइम को आपको एकदम ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, जो पार्ट बी होता है वो ऑब्जेक्टिव्स होता है। उसमें आपको टोटल क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव्स में 20 में से 10 जो रहते हैं वो टेक्स्ट बुक के रहते हैं, बाकी 8 जो रहते हैं वो ग्रामर पोर्शन से रहते हैं और बाकी जो 2 रहते हैं ऑब्जेक्टिव में वो मैक्स सेंटेंस से रहते हैं। तो 2 ओनली फॉर मैक्स सेंटेंस। तो टोटल 20 ईच फॉर 1 मार्क्स, टोटल मार्क्स 20। तो यू कैन टेक टाइम फॉर 1.5 मिनट फॉर ईच। तो टोटल टाइमिंग रिक्वेस्ट 30 मिनट्स, टोटल 30 मिनट्स। सो लेट्स सी, टोटल मार्क्स 80, टाइमिंग आपको पता चल गया, टोटल 180 मार्क्स। तो उसके बाद हम इस एग्जाम को इजी कैसे कर सकते हैं, हमको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो हम कैसे बता सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट लेसन है, मैं अभी लेसन की बात करूं तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ कि आप इजी वे में हिंदी कैसे लिख सकते हैं, कैसे आप पूरे एक सिर्फ ट्रिक्स और ट्रिक्स देने से आप कैसे उस लेसन में पूरे अंदर जाके आप लिख सकते हैं। तो प्लीज फॉलो माय टिप्स। फर्स्ट लेसन है आपका सुंदर भारत। तो भारत के बारे में और भारत की जो सुंदरता है उसके बारे में इस पाठ के माध्यम से श्रीधर पाठक जी, ये सबसे पहले आप नाम याद रखें, ये पाठ के रचयिता कौन है। फर्स्ट लेसन सुंदर भारत, उसके रचयिता है श्रीधर पाठक जी। तो आप श्रीधर पाठक जी को माध्यम से आप जो भारत में सुंदरता है, जो भारत की नदियां, भारत के झरने, भारत की ग्रीनरी जो भी है, वो आप अपने शब्दों में लिख सकते। आपको रट्टा मारने की कुछ भी जरूरत नहीं। आप अपने ओन सेंटेंस में अपनी भारत की सुंदरता, आप भारत देश में रहते हो, आप भारत को सुंदर कैसे देखते हो, और अपनी नजर से आप लिख सकते। तो ये बहुत इजी वे में आप लिख सकते। सेकंड आता है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा जो स्वयं प्रकाश, यह कहानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। यह आपने सुन लिया कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में, लेकिन वो सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा का एक छोटा सा हिस्सा है। उसमें ये बताते हैं स्वयं प्रकाश चंद्र जी कि आप देश से प्रेम कैसे कर सकते हैं। आप देश से, अपने नागरिकों से, देश की भक्ति से, देशभक्ति अगर आप में आ गई तो आप एक देश प्रेमी बन सकते हो। आप वही भक्ति भाव इस लेसन में आपको देखने को मिलता है। तो वो भक्ति भाव आप पूरे इसमें
अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो देश की भक्ति भाव को लेकर आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आए तो अपने देश के, हम देश से प्रेम कैसे कर सकते हैं वो आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम आते हैं नंबर 3, एक कहानी यह भी। तो पार्ट आपका तीसरा है, एक कहानी यह भी। ये मन्नू भंडारी जी इसमें आत्मकथा बताती है अपनी, जो मध्य प्रदेश में जन्मी है, जिसका जन्म हुआ है 1951 में। अगर आपने इसके कहानी के रचयिता कौन है, इनका जन्म कब हुआ, ये कहाँ से, कौन से स्टेट से, कौन से जिले से, ये आपने पॉइंट्स लिख दिए तो वो हाइलाइट्स होते हैं आपके। तो उसमें आपको कम से कम जो आपने 3 लाइन लिखी है और उसमें आपने बर्थ और उसका बर्थ प्लेस का नाम लिख दिया, उसके आपको 100% 3 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसका अर्थ है ये कथा उनकी खुद की आत्मकथा नहीं है, लेकिन जो उनकी जीवन की शैली है वो डिसीजन लेने में उनको हेल्प करती है कि ये ऐसा करना चाहिए, वो वैसा करना चाहिए। तो ये कहानी उनकी खुद की नहीं है, बल्कि उसके सांसारिक जीवन में उन पहलुओं पर प्रकाश डालती है जो अपने रचना पात्र में, जो संसार की रचना है, जो हमारे जीवन की रचना है, उस पर हम फोकस डाल सकते हैं। तो नंबर 4 पे है आपके कवित। एक कवित जो है पद्माकर जी की कवि है। वो पद्माकर जी कवि, वो उन्होंने इसमें क्या बताया, इस कवि में आपको ये पढ़ने में बहुत टफ लग रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या लिख दिया पद्माकर जी ने, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, ऋतुओं का सीजन, जो हमारी सीजन होती है, ऋतुएं, इन हिंदी में से ऋतु, जो ऋतु होती है, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, जो भी ऋतुएं होती है, इसमें हम फोकस डाल सकते हैं कि देखो अभी बसंत आ गया, सबका मन उल्लास से भर जाता है, सब खुश हो जाते हैं। शरद ऋतु आते ही देखो हमारी देश की सुंदरता कितनी अच्छी बन जाती है, देश पूरा हरा भरा सुंदर दिखता है। तो इसमें ऋतुओं का वर्णन है, आप खाली ऋतुओं पे विचार करके आप लिख सकते हैं एग्जाम में। और फिर हमारे नंबर 5 में आता है गोभी का फूल। एक हास्य व्यंग कहानी है गोभी का फूल, जो केशव चंद्र वर्मा ने 23 दिसंबर में 1925 में जिनका बर्थ हुआ, उन्होंने यह एक हास्य व्यंग कथा की है। इसके माध्यम से यह बताना चाहते हैं लोगों का कि कुछ लोग इस दुनिया में सब परफेक्ट नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं बस दूसरों का फायदा उठा लेते हैं बस, और उनके जीवन का कोई पर्पस नहीं होता, बस सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों को मुसीबत में कैसे डालना है, वो गोभी के फूल में आप देख सकते। तो फिर आता है पाठ 6। पाठ 6 में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये आपने पढ़ा होगा। राम लक्ष्मण, हम हिंदू संस्कृति के हैं, हम तो हम रामायण, घर घर में रामायण पता है सबको कि रामायण क्या होती है, रामायण के पात्र कौन है, राम लक्ष्मण सीता भरत, ये सभी रामायण के पात्र है। अगर हमने रामायण पढ़ ली तो इस लेसन से हमें कुछ नहीं छुपा। अगर आपको रामायण पता है तो जो तुलसीदास जी है, ये रामायण किसने रची, तुलसीदास जी ने जो लिखी थी। इसमें तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, जैसे 1532 में जन्म हुआ, ये आपको याद रखना है। वांदा में उनका जन्म हुआ, ये रामायण का एक पात्र है, आप इसमें लिख सकते। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण 1532 वांदा जिले में, ये इनके पात्र है, इस कहानी के पात्र है, आपको लिखने हैं। जिसमें परशुराम जी को धनुष तोड़ने पर बहुत गुस्सा आता है। एक रामायण की स्टोरी में आपने पात्र में देखा होगा, जब राम जी धनुष तोड़ते हैं तो परशुराम जी को बहुत गुस्सा आता है। तो फिर लक्ष्मण उन पे हंसते हैं कि ऐसे तो बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, फिर ये धनुष तोड़ने पर आप इतना गुस्सा क्यों हो गए। तो वही संवाद चलता है, और वो कहाँ चलता है वही आपको उसमें एग्जाम के अंदर लिखना है, वो एग्जाम में डालना है। उसके बाद आता है इकाई 3 स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे पाठ 7 से। तो उसमें अन्वेषण किसकी लिखी हुई है, नरेश जी त्रिपाठी की। जो नरेश जी त्रिपाठी है, इनके माध्यम से ये यह कहना चाहते हैं कि हम ईश्वर को हर जगह ढूंढते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई कहीं पे जाता है, हर जगह भगवान को ढूंढने सब जगह जाते हैं। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं ईश्वर को ढूंढने, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि ईश्वर की कोई सीमा है, कि ईश्वर का कोई दायरा है कि ईश्वर मुझे यही मिलेगा, ईश्वर मुझे मस्जिद में मिलेगा, ईश्वर मुझे वहां मंदिर में ही मिलेगा। ईश्वर का कोई दायरा नहीं होता, ईश्वर सब जगह है। कभी किसी गरीब की कुटिया में जाके देखो, कभी किसी दुखी के आंसुओं में देखो। तो त्रिपाठी जी यही कहते हैं, ईश्वर को सब जगह मत ढूंढो, कभी किसी गरीब की कुटिया में भी ढूंढो, वो वहां पे भी मिल सकते हैं। कभी किसी के आंसुओं में भी ढूंढो, किसी दुखियारे के आंसुओं में ढूंढो, वहां पे भी ईश्वर मिल जाते हैं। यहाँ वहां भटकने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो इसमें जो आपको सारांश मिला है उस हिसाब से आप अपने शब्दों में लिख सकते। फिर जो आता है पाठ 8। पाठ 8 है वो बच्चों से न छीने उनका हक। ये बहुत ही अच्छी कहानी है जो आज के समय में
हम सिर्फ आपके 10th क्लास को ही नहीं बल्कि सारे एक एक नागरिक को जानना जरूरी है कि हम बच्चों से उनका हक छीन रहे हैं। आज ये महानगर में हम रहते हैं, ये मेट्रो सिटी में रहते हैं, वहां बड़ी बड़ी इमारतें बन गई है, बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े सिनेमा घर, ये सब बन गए हैं। तो ये बताओ मेरे को, बच्चों को खेलने की जगह कहाँ मिली? बच्चों के खेलने की जगह आज बड़ी बड़ी इमारतों ने ले लिया है, बड़े बड़े सिनेमा घरों ने ले लिया है, तो बच्चों के खेलने की कोई जगह ही नहीं मिली। तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि बच्चों से आप उनका हक न छीने, उनको खेलने की जगह दे, उनका बचपन ना छीने। यही उनका, अगर आप खेलने दोगे तो उनका शारीरिक विकास होगा, उनका मानसिक विकास होगा। इसीलिए बच्चों से आउटडोर गेम्स भी खिलवाए, खाली इंडोर गेम्स आज के मोबाइल फोन टीवी ये सबसे बच्चों को दूर रखे और आउटडोर गेम्स पे ज्यादा ध्यान दे। इस कहानी का माध्यम, ये कहने का माध्यम यही है। फिर आता है बाल अदालत। बाल अदालत में आपको यह देखने को मिलता है, इस पाठ में यह सारांश निकलता है कि आजकल के जो लोग हैं, जो बिजनेस के लिए पता नहीं कहां कहां से लकड़ी, वनों को सूना कर दे रहे हैं, कहां कहां से लकड़ी काट रहे हैं, कहां कहां से लकड़ी को जला के तोड़ के अपने यूज के लिए, अपने फायदे के लिए लकड़ी ला रहे हैं। लेकिन ये सब से वो काटने वाले काट देते हैं, लेकिन हम सबको, पूरी दुनिया को लकड़ी काट देने से बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब आप सोचोगे कौन सी मुसीबत जैसे पेड़ पौधों को काटकर हमको क्या मिलेगा? बाढ़, भूकंप जैसी आपदाएं देखने को मिलेगी। अगर हम पेड़ पौधों से नाता जोड़ के रखेंगे तो हमको सब भलाई इसी में हमारी, कि पेड़ पौधों से नाता जोड़ के रखे। तो इस पाठ के अंदर आप पेड़ पौधों से नाता जोड़े रखे, लकड़ी ना काटे, इसका सारांश आप दे सकते हैं। फिर हम देखते हैं पाठ 10 कन्यादान। ऋतुराज ने माँ के लिए कहा कि माँ के लिए अपनी बेटी का कन्यादान करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही दुख भरा होता है। तो कन्यादान में क्या होता है वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। फिर आता है पाठ 11 बाट की पहचान। हरिवंश राय बच्चन ने ये इलाहाबाद में 1907 में अपने ये कविता के माध्यम से बताया कि तुम बात की पहचान करो, पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य को कभी मत छोड़ो। फिर आता है पाठ 12 सफलता की चुनौतियां। रोड टू सक्सेस में आने वाली चुनौतियों में हम देखते हैं कुछ लोग पॉजिटिव अप्रोच के साथ हर प्रॉब्लम से डील करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो आप कोई भी मुसीबत से, कोई भी प्रॉब्लम से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं यही कहूंगी कि आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसी के साथ धन्यवाद।